A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज. सो दिस इज पार्ट 3. तो हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जैसा कि हम हर बार कर रहे हैं. साइंस के आज जो हम क्वेश्चन सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो मोस्टली प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं और ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. आप अगर चाहते हैं साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो मैंने काफ़ी डिटेल में उसके लिए वीडियोस बनाए हैं, तो आप वहाँ इस चैनल पर जाकर सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं. अब तक हम पिछले वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग जो सवाल डिस्कस करते आ रहे हैं हम सिर्फ वो वाले सवालों को ले रहे हैं जिसमें कि आपको कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है. तो उसी सीरीज में आज का पहला सवाल है कि ये जो सवाल है ये भी पहले बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है. तो इस सवाल में पूछा गया था कि पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज. इसमें पूछा जा रहा है इन सभी मेटल्स का नाम दे के कि इन सभी मेटल्स में कॉपर, लेड, मर्करी, जिंक, इन सब में से पुअरेस्ट कंडक्टर मतलब जो सबसे कम कंडक्शन करता है हीट का वो कौन सा है. पहले तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि कंडक्शन क्या होता है. कंडक्शन का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ कांटेक्ट. जो कांटेक्ट की वजह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो चीज ट्रेवल कर रही है ड्यू टू कांटेक्ट, दैट इज कंडक्शन. तो इसमें बात हो रही है मेटल्स की. ये चारों के चारों मेटल्स आपको दिए गए हैं तो मेटल्स की बात हो रही है. तो मेटल्स के बारे में पूछा गया है कि अगर इस पार्ट को अगर हीट कर दिया जाता है तो क्या वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी हीट हो जाएगा मेटल के केस में. ये पूछा गया है सवाल. इस सवाल का जो जवाब है इसका जवाब जो है डिस्कस करने के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है. देखिए मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो गुड कंडक्टर होते हैं. किस चीज के? इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं और हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं. लेकिन कुछ मेटल्स एक्सेप्शन है तो उसी में से आपको आंसर अपना फाइंड आउट करना है. तो इसका आंसर जो है जैसा कि आपको ये इजी क्वेश्चन था क्योंकि आपने काफी बार पढ़ा होगा. इसका जो आंसर था वो था लेड. तो लेड जो था वो इस तरीके का मेटल है जो कि मेटल होने के बावजूद हीट का पुअर कंडक्टर है. तो यहाँ पे इस वाले स्लाइड में आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल के वो स्पेशल जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं. यू कैन रीड इट डाउन. उनकी स्टेट कैसी रहती है, उनका लस्टर कैसा होता है, इसीलिए उनको मेटल कहा जाता है. स्टेट जो होती है वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में रहेंगे हमेशा. जो लस्टर होगा मतलब वो शाइन करेंगे. हाई डेंसिटी होगी. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे उसके हाई होते हैं जनरली. मेलिएबल होते हैं मतलब कि आप जो है इसको शीट्स में बना सकते हैं. डक्टाइल होते हैं, आप इसकी वायर्स बना सकते हैं. सोनोरिसिटी होती है मतलब कि टन टन की आवाज आती है अगर आप मेटल को हिट करते हैं. गुड कंडक्टर्स होते हैं. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है. यू कैन रीड इट डाउन. उसके बाद जो हमें फोकस करना है जो इस सवाल में भी पूछा गया था वो ये है कि एक्सेप्शंस कौन से. इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कुछ एक्सेप्शनल मेटल्स होंगे जो कि हो सकता है गुड कंडक्टर ना हो सकता है उसमें से आवाज ना आती हो सकता है उसमें से सॉलिड स्टेट में ना रहते हो. तो उसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं. मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं. जो मेटल जो कि जनरली हार्ड होते हैं एग्जिस्ट करते हैं किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. बट कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम जो कि कैसे एग्जिस्ट कर रहा है. सोडियम एंड पोटेशियम का क्या है? वो सॉफ्ट मेटल्स है. सोडियम एंड पोटेशियम क्या है? सोडियम भी पोटेशियम भी ये सॉफ्ट मेटल्स की तरह आपको पाए जाते हैं. आप इसको कट भी कर सकते हैं नाइफ से. तो ये एक्सेप्शन हो गया. फिर बात होती है हाई डेंसिटी की. जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है लेकिन लिथियम जो है एक अल्कली मेटल है जिसकी डेंसिटी जो है लो है. ये भी एक्सेप्शन हो गया. मेटल्स जो कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद एसिड. अदरवाइज सारे के सारे जो मेटल्स होंगे जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा एक्सेप्ट फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. इसीलिए इनका ज्वेलरी भी बनाया जा रहा है. जितने भी मेटल होंगे वो सोनोरस होंगे मतलब उसमें से अगर आप दूसरे मेटल से उसको टच करेंगे तो आवाज आएगी. बट मरकरी उसका एक्सेप्शन है. क्यों मरकरी उसका एक्सेप्शन रहेगा? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में भी रहता है. ऑल मेटल्स आर मेलिएबल एक्सेप्ट मरकरी. ऑब्वियसली बात है जब वो है ही नहीं सॉलिड स्टेट में तो आप उसको मेलिएबल कैसे कर सकते हैं. मेटल्स आर सॉलिड सब्सटेंस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर. लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में.
तो ये सारे के सारे कुछ एक्सेप्शन थे। देखिए हमेशा जब भी आप उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज तो पढ़नी ही है किसी भी सब्सटेंस की, कि मेटल हो, नॉन मेटल हो, किसी भी कैटेगरी का कुछ भी हो, लेकिन आपको उसके एक्सेप्शन को जानना भी जरूरी है। चाहे आप बायोलॉजी पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, या जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, उस चीज का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, बट उसी ग्रुप का एक्सेप्शन कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स का यही है, क्योंकि सब्जेक्ट्स में से जो एक्सेप्शन जो होते हैं उसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस लेक्चर का, एलिमेंट्स जो है यूरिया के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से प्रेजेंट जो है एलिमेंट जो है वो यूरिया में प्रेजेंट होते हैं। तब इसमें देखिए, अब आप इसकी चॉइसेस देखिए, आप इसके अंदर क्या क्या चॉइसेस दी हुई हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इन सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसका आप क्या करें, आउट ऑफ द ब्लू हो गया, लेकिन इसका कुछ ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर आप बायोलॉजी का केमिस्ट्री के मतलब एनसीईआरटीज को अगर आप पढ़ेंगे साइंस के, तो आपको उसमें हमेशा टेबल बना बना के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के बारे में बताया गया है। मैंने आपको अपने लेक्चर्स में पढ़ाया भी है, जो मैंने साइंस के लेक्चर्स आपके साथ लिए हैं। हमेशा जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स होंगे उनका केमिकल फॉर्मूला जो डे टू डे यूज में आ रहे हैं, यूरिया जो कि हमारा फर्टिलाइजर है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जो इंडिया का, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी से ये सवाल सॉल्व होता है, सिर्फ इसी की नहीं, हमें साथ साथ में ये देखिए, ये वाले चार्ट को देखिए, इसका आंसर तो सिंपल है। आप इसका जैसे ही फॉर्मूला आपको पता चलेगा, अगर आप यूरिया को देखते हैं तो ये कार्बामाइड नोन एज कार्बामाइड, ऑर्गेनिक ग्रुप जो इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CONH2, ये तो आपको पता चल गया कि कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। इसको आप गेस वर्क से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट हमारा क्योंकि हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके साथ साथ ये जो बाकी के केमिकल्स है जो कि यूज हो रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, उनके केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या है वो भी पता होना चाहिए। जैसे बेकिंग सोडा अगर है तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसे क्या कहते हैं और उसका यूज क्या है, ये आपको इस चार्ट में से मिल जाएगा। आपको जरूर पता होना चाहिए। सोप्स के अंदर क्या होता है, ईस्टर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसके डिटेल की फंक्शनिंग पता भी नहीं है तो ईस्टर ग्रुप है वो काम कर रहा है, ये पता होना चाहिए। डिटर्जेंट में क्या होगा, सोडियम सल्फेट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। टूथपेस्ट में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, सोडियम फ्लोराइड होगा, सॉल्ट, विनेगर। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये लिस्ट जो है आप पूरी जरूर पढ़ लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर NaOCl होता है। अल्कोहल, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ग्रेफाइट, माउथ वॉश, माउथ वॉश हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश भी हो सकता है। एस्प्रिन का कॉम्पोजिशन क्या है, तो इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे, 2-4 बार इसी स्लाइड को आप पढ़ लेंगे बार बार, तो आपको याद रहेगा कि इस केमिकल फॉर्मूला के अंदर क्या है। जो मोस्ट कॉमन है जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, इन सब के बारे में आपको उसका फॉर्मूला रट लेना है, राइट। हमारे इस लेक्चर का नेक्स्ट सवाल है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन। ये भी मतलब बिहार PCS में पूछा गया था ये क्वेश्चन सारे। तो ये पूछा गया था कि सैंड और नेफ्थलीन का मिक्सचर है जिसको हमें सेपरेट करना है, मतलब उसे हम अलग करना है। मिट्टी के अंदर जो नेफ्थलीन मिला हुआ है तो उसको हम कैसे अलग करेंगे? सब्लिमेशन से अलग होगा, डिस्टिलेशन से अलग होगा, क्रोमेटोग्राफी से होगा, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होगा। तो देखिए ये NCERT का सीधा सीधा सवाल है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। NCERT में सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगर डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में लिखा जाएगा तो सबसे जो पहला एग्जाम्पल दिया जाता है, सॉरी, सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में अगर बोला जाएगा तो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया जाता है नेफ्थलीन का मिक्सचर जो होगा सैंड के साथ, उसको अलग किया जाता है। सीधा सीधा NCERT का क्वेश्चन उठा लिया गया है, ठीक है। अब ये आप समझ लीजिए सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन जो प्रोसेस होता है उसका मतलब है कि कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अदरवाइज क्या होता है, सॉलिड से पहले क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर क्या होगा, गैसियस स्टेट में चेंज होगा। यही हमने अभी तक पढ़ा, यही हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे आप एनर्जी और देते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडम मूवमेंट शुरू हो जाएगा, वो एक दूसरे दूर चले जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। बट सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड है वो अचानक से चेंज किस में हो जाएगा, सीधा गैस में, वो लिक्विड वाली स्टेट में आएगा ही नहीं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। तो सब्लिमेशन क्या है, कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक होगा क्या एंडोथर्मिक होगा? ऑब्वियस ही बात है एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक मतलब विच रिक्वायर्स हीट, जिसमें हीट को देने की जरूरत पड़ती है।
एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होंगे, एंडो कंजम्पशन कर लेते हैं वो हीट की, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हीट मिलेगी तभी तो वो अचानक से क्या होगा, सॉलिड से सीधा लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नेफ्थलीन, आयोडीन, ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। इन सब के मिक्सचर को अलग किया जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो है इस स्लाइड को मैं फिर से इंसिस्ट कर रही हूँ, मैं इन सब के PDF को है और जो शेयर कर दूंगी आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसको रिवाइज जब करेंगे तो ये मेरी जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको अपनी साइंस भी रिवाइज होती जाएगी, तो इसको जरूर आप याद जरूर रखिएगा। फिर हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी एक इस तरीके का प्रोसेस है, देखिए इसमें क्या यूज किया जाता है, इसके अंदर एक सॉल्वेंट फ्रंट, एक पेपर यूज कर लिया गया, एक मिक्सचर था नॉर्मल, पहले लेमन की तरह आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको साइंटिफिक समझाती हूँ। देखो ये पानी, एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है सॉल्वेंट, पानी भी हो सकता है, ऑयल, जो भी सॉल्वेंट, अल्कोहल भी हो सकता है, एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, उसके बीच में हम एक ये पेपर लगा देते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर। उस क्रोमेटोग्राफी पेपर पर इस मिक्सचर के अंदर जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सबकी अलग अलग एफिनिटी होती है, मतलब सबकी अलग अलग लाइकिंग होगी उस पेपर पे आने के लिए, ठीक है, ये सब समझ लो। इस पेपर पर कुछ चीजें तो एकदम जल्दी से आ जाएंगी और कुछ चीजों की अलग अलग लाइकिंग होगी, जो ज्यादा लाइकिंग वाली होगी उसका वो ट्रैवल ऊपर तक करेगा, वो अलग लेवल पे सेपरेट होगा, दूसरे लेवल पे दूसरा सेपरेट हो जाएगा, तीसरे पे तीसरा, मतलब अगर 6 10 कंपोनेंट्स भी है उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, जो कि एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, वो सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी ये टेक्निक होती है। अब क्रोमेटोग्राफी से भी हर एक जो मिक्सचर है वो नहीं होगा सेपरेट, वही कुछ मिक्सचर सेपरेट हो सकते हैं जो क्रोमेटोग्राफी में उस पेपर पे के लिए उनकी एफिनिटी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मिक्सचर उठा के उसको सेपरेट करना शुरू कर देंगे कि भी चीनी और पानी का हमने घोल बनाया, उसके बीच में पेपर डाला, क्रोमेटोग्राफी से उसे अलग कर लिया। हर एक जो मेथड होता है हर एक केमिकल कॉम्पोजिशन में काम नहीं करता, ये आपको समझना पड़ेगा। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है साइंटिफिकली, अब इसको हम समझ लेते हैं। वो लेबोरेटरी टेक्निक है, ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं हम मिक्सचर को, तो मिक्सचर किसमें डिजोल्व है, मिक्सचर जिसमें डिजोल्व है, जो वो मोबाइल फेज है, मिक्सचर इज डिजोल्व इन अ फ्लूइड कॉल्ड मोबाइल फेज, मतलब कुछ भी लिक्विड के अंदर वो मिक्सचर होगा, लिक्विड होगा मोबाइल फेज के अंदर, जो कैरी करेगा, विच कैरीज इट थ्रू अ सिस्टम, कैपिलरी एक्शन से वो ऊपर जाएगा। अगर हमने पेपर उसके अंदर डिप किया है, मान लीजिए ये ऐसा कुछ बना दिया, उसके बीच में हमने पेपर डिप किया हुआ है, तो ये कैसे ऊपर जा रहा है, ये कैपिलरी एक्शन से ऊपर जा रहा है। तो कैपिलरी एक्शन से जो है वो सिस्टम उसको कैरी करेगा, ठीक है, on which a material called stationary phase is fixed. The different constituent of the mixture have different affinities for the stationary phase. अब जो पेपर है जिसको हमने लगा दिया उस सॉल्यूशन के बीच में, इसके अंदर एक स्टेशनरी फेज होता है, इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल होता है जिसके लिए इसके अंदर जो सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस पड़े हुए हैं उनकी अलग अलग लाइकिंग है उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए। जिस हिसाब से उसकी लाइकिंग होगी वो उतना ही ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा। जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसकी डिफरेंट एफिनिटी होती है फॉर द स्टेशनरी फेज। डिफरेंट मॉलिक्यूल स्टे लॉन्गर ऑन और शॉर्टर ऑन द स्टेशनरी फेज। जो लॉन्गर रहेगा वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरैक्शन विद द सरफेस साइड, सो दे ट्रेवल एट डिफरेंट एपरेंट वेलोसिटी इन मोबाइल फ्लूइड। मतलब कहने का ये है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले हुए हैं, उसके अंदर हम एक पेपर को सस्पेंड कर देंगे, उस पेपर पे दूसरा कोई केमिकल लगा होता है, उस केमिकल के लिए जो सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी अलग अलग एफिनिटी होती है, अलग अलग लाइकिंग होती है। जिसके लिए ज्यादा लाइकिंग होती है वो फटाफट ट्रेवल करेगा और अलग अलग लेवल पे आपको सेपरेट होता हुआ दिखाई देगा। देखिए मैंने इस प्रोसेस को इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया, हो सकता है कभी आपको इस प्रोसेस के लिए क्वेश्चन मिल जाए, मतलब कि क्रोमेटोग्राफी में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। कैपिलरी एक्शन से ये ऊपर जा रहा है, एफिनिटी है पर्टिकुलर केमिकल के लिए, जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी उसकी ट्रैवल वेलोसिटी ज्यादा होगी, तेजी से ऊपर जाएगा। ज्यादा पसंद आ रहा है उसको तो तेजी से ऊपर जाएगा, कम पसंद है तो अलग अलग लेवल पे सेपरेशन हो जाएगा। अलग अलग केमिकल की अलग अलग एफिनिटी हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से सेपरेशन होता है। आई होप क्रोमेटोग्राफी समझ गए होंगे। फिर बात होती है, थर्ड प्रोसेस था इसी के अंदर लिखा हुआ था, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन होता है, हम सब्सटेंसेस होते हैं, एक अलग से फिर से मिक्सचर है, उसके अंदर काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उसको हम अलग कैसे कर रहे हैं? उसके लिक्विड का कंपोनेंट सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड बाय यूजिंग बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग करेंगे और कंडेंसेशन करेंगे। ऐसे मान लीजिए एक ट्यूब बना हुआ है, एक वो बीकर ले लिया हमने, तो हमने क्या किया, एक जो बीकर था उसमें ले लिया, उसे हमने बॉईल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बॉईल होगा वो ऊपर उड़ जाएगा भाप बन के,
और हम उसको यहाँ पे कंडेंस करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये सिंपल डिस्टिलेशन है। अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ऐसा बहुत बड़ा सा ये ले लिया जिसके अंदर सारा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, और उसमें हमने क्या किया, अलग अलग लेवल पे हम सेपरेट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करते हैं। मतलब हो सकता है कोई एक सब्सटेंस, जैसे वाटर अगर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, कोई और चीज है, मान लीजिए कंपोनेंट एक्स है जो 98 पर हो रहा है बॉयल, कोई और कंपोनेंट है जो 96 पे हो रहा है, कोई और जो है वो 110 डिग्री पे हो रहा है। तो इस तरीके से अगर अलग अलग सब्सटेंस हैं वो अलग अलग डिग्री पे बॉयल होते हैं, तो अलग अलग जो डिग्री पे बॉयल होंगे उसकी कंडेंसेशन भी हम अलग अलग लेवल पर कर लेंगे। जिसको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देंगे वो ऊपर तक चला जाएगा और अलग अलग लेवल पे उसका सेपरेशन कर लिया जाएगा। तो सेपरेशन हो रहा है मिक्सचर का इनटू कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस। Chemical compounds are separated by heating them a temperature on which one or more fractions of the mixture will vaporize। देखिए, अगर एक मिक्सचर वेपराइज होता है मान लीजिए 80 डिग्री पे, तो जैसे ही टेम्परेचर 80 डिग्री पहुंचेगा तो वो वेपराइज हो जाएगा, वो भाप बन जाएगा। बट दूसरा जो जिसको 100 डिग्री चाहिए बॉईल करने के लिए, वो तो 100 डिग्री तक वेट करेगा ना, तो 80 डिग्री पे पहले जो वो भाप बन गया उसको अलग कर लिया जाएगा। फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे, 90 डिग्री तक ले आएंगे, तो 90 डिग्री वाला केमिकल बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से अलग अलग केमिकल को बॉईल कर करके सेपरेट किया जाता है। ये तो थी समझाने के लिए बात। अब जो बात असली होती है कि जो डिस्टिलेशन जब हम यूज करते हैं जनरली कौन से सब्सटेंस में करते हैं, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिफर बाय लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, उनके बीच में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है एक 100 पे उबलता है दूसरा 140 पे उबलता है, मतलब 125 डिग्री सेल्सियस से कम का उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए फ्रॉम ईच अदर अंडर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस तो फिर सिंपल डिस्टिलेशन हम यूज करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज कर रहे हैं, जब दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, दोनों ने जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस 25 डिग्री से कम है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में चले जाते हैं। अदरवाइज अगर 25 डिग्री से ज्यादा है, एक होता है 50 डिग्री पे बॉयल, दूसरा 100 डिग्री पे होता है, इतना ज्यादा गैप है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर लेंगे। पहले 50 डिग्री पे टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो पहले वाला बॉयल हो जाएगा, फिर सेकंड वाला बॉयल हो जाएगा। तो ये जो था मेथड था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो सवाल जो था हमारा ये था कि ये सैंड और नैफ्थलीन के मिक्सचर को हम कैसे अलग कर रहे हैं, तो उसका आंसर तो था सब्लिमेशन। क्या था प्रोसेस, चारों प्रोसेस मैंने आपको समझा दिए क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज। ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल जो हमारा आने जा रहा है वो है, नेक्स्ट सवाल है हमारा इनकम्प्लीट बर्निंग पेट्रोल और डीजल का होगा तो इसमें से कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल में दिया गया था नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है जब इनकम्प्लीट बर्निंग करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो उस केस में हमने देखा था, जो उसमें हमारा इसका अप्लाइड पार्ट था कि हमें जो है जब कोई सब्सटेंस का हम बर्निंग कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें बंद कमरे में बर्न नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है और क्या होता है, क्योंकि हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं। तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर पॉल्यूशन का। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। जब एयर एंड हाइड्रोकार्बन फ्यूल इज बर्न इन एन internal combustion engine or power plant, the ordinary inert nitrogen in the air combines with oxygen at very high temperature, तब नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या ये इनकम्प्लीट बर्निंग से हो रहा है? नहीं, ऑक्सीजन के साथ बर्निंग हो रही है। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो जब निकलते हैं तो फोटोकेमिकल एक रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जिससे कि फोटोकेमिकल स्मॉग भी बनता है। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब वाटर वेपर के साथ करती है तो ये एसिड रेन बना देती है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको आप जरूर से रिवाइज करने के टाइम पे इसको जरूर पढ़ लेना। जब हाइटेंड लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जब हो जाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी शुरू हो जाती है। मतलब ओजोन लेयर को डिप्लीट भी कर सकता है अगर बहुत ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड का पॉल्यूशन होता है। सनलाइट कॉजिंग ऑक्साइड टू रिएक्ट केमिकली विद ओजोन, और ये देयर बाय कन्वर्टिंग ओजोन टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये ओजोन को ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट कर देती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, क्या क्या इसके इफेक्ट हो रहे हैं, इस चार्ट में समराइज किया गया है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा।
फिर बात होती है नेक्स्ट कंपाउंड था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो था वो क्या था, जो है हाईली रिएक्टिव गैस है, नोन एज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको अगर हम ब्रीथ कर लेते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में तो ये हमारे लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी कॉज कर सकती है, एसिड रेन इसकी वजह से भी होती है, हेज भी होता है इसकी वजह से, और न्यूट्रिएंट पॉल्यूटेंट भी है, मतलब कि ये हमारी वेजिटेशन को भी खराब करती है। नेक्स्ट के और कार्बन डाइऑक्साइड थी एक और गैस, उसके बारे में तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, वो पॉल्यूशन कॉज करती है। तो इस वाले सवाल में ये पूछा गया था कि इनकम्प्लीट बर्निंग से क्या हो रहा है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड थी। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमने जान लिया कि उसकी वजह से क्या क्या होता है। फिर नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, नेक्स्ट सवाल है लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय। कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है? सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 8 या क्लास 7 की एनसीईआरटी है, उसका सीधा सीधा ये सवाल है केमिस्ट्री के चैप्टर से। लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय, बहुत ही सिंपल। कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करते हैं लाइम वाटर के साथ तो वो मिल्की हो जाता है, उसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। तो ये देखिए केमिकल फॉर्मूला, अब इस वाले से आपको ये तो पहले पता होना चाहिए लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला है लाइम वाटर का, ये केमिकल फॉर्मूला है। रिएक्शन जब होता है लाइम वाटर का इन अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। वो जो मिल्की कलर आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से आता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है उस रिएक्शन से। रिएक्शन ये दी गई है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है ये जो सॉल्यूशन मिल्की टर्न हो जाता है ड्यू टू द फैक्ट दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। इससे हमें ये भी पता चलता है कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हो रहा है वो व्हाइट कलर का है। ये जो रिएक्शन है इसका हम क्यों करते हैं, यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसको चेक करने के लिए हम करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, लाइम वाटर ले आएंगे, लाइम वाटर को जो भी वो गैस है उससे क्रॉस करा देंगे। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो लाइम वाटर क्या होगा, मिल्की हो जाएगा। मिल्की किस लिए हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसकी टेस्टिंग किस लिए की जाती है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए चेक किया जाता है ये वाला केमिकल रिएक्शन। सो ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय एंजाइम। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है? अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, छोटी क्लास में तो बताया ही गया था, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है वहां से। आपको मैं दिखा भी देती हूँ, इसके सॉल्यूशंस में मैंने ये चार्ट आपको दिया है। ये जो चार्ट है मैंने कहाँ से पिक किया है, ये चार्ट जो है एनसीईआरटी का चार्ट है, ये चार्ट दिया गया था। इसमें देखिए एंजाइम्स दिए गए हैं और उनका सोर्स दिया गया है, एंजाइम दिया गया है, उसका सोर्स बताया गया है, एंजाइम बताया गया है, सोर्स बताया गया है और एंजाइमेटिक रिएक्शन बताया गया है। इन्वर्टेज एंजाइम अगर है तो वो कहाँ से मिलता है, यीस्ट से मिलता है। सुक्रोज को वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। जाइमेज जो है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, यही सवाल था। डायस्टेज क्या करता है, स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज क्या है, माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यूरिएज क्या है, यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन क्या है, स्टमक में होता है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड में कन्वर्शन करता है। ये जो चार्ट है दिस मैंने पिक किया है क्लास 12 की केमिस्ट्री एनसीईआरटी से। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन था बिहार पीसीएस का क्वेश्चन। तो बिहार पीसीएस में रिसेंटली पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें ये सारे एंजाइम्स दिए गए थे और उनका कन्वर्जन पूछा गया था। ये पूछा गया था ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम है, तो जाइमेज एंजाइम है, ये हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारे और एंजाइम्स भी दिए गए हैं तो अब हमें इसके बारे में जानना भी जरूरी है। हो सकता है नेक्स्ट कभी इन एंजाइम्स के बारे में पूछा जाए। तो जो जाइमेज एंजाइम होता है ये मिक्सचर होता है ऑब्टेन फ्रॉम यीस्ट एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टेज एंजाइम जो है डाइसैकेराइड जो माल्टोज है उसको सिंपल शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। हमने देख लिया था चार्ट से ये कहाँ पे मिलता है, ये सारा डिटेल इसमें दिखाया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। इन्वर्टेज जो एंजाइम है वो कैटालिस्ट है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को करता है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। डायस्टेज जो एंजाइम है वो कैटालिस्ट है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ एंजाइम्स थे और एक चार्ट मैंने यहाँ पे भी दिया है आपको। ये हमारी कुछ एंजाइम्स हैं जो कि आपको लर्न करने चाहिए क्या क्या काम करते हैं। लाइपेज, लाइपेज से आप समझ जाइए, जहाँ पे लाइपेज नाम का वर्ड आएगा वो फैट का कन्वर्जन कर रहा है।
अमाइलेज जहां पे आएगा वो स्टार्च का कर रहा है कन्वर्शन, सलाइवा में मिलता है। ये हमारा अलाइपेज एंजाइम कहाँ मिल रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है फैट्स इन गट, मतलब हमारी इंटेस्टाइन में। अमाइलेज कहाँ मिल रहा है हमारा, वो हमारी सलाइवा में मिल रहा है। माल्टेज कहाँ पे है, माल्टेज भी सलाइवा में है। वो क्या करता है, माल्टोज जो होगा उसको ग्लूकोज में कर देता है। इससे पहले वाला जब हम क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के बीच में डिफरेंस बताया था। तो मोनोसेक्राइड जो होती है वो सिंपल शुगर होती है, डाइसेक्राइड जो होती है 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ट्रिप्सिन फिर कहाँ पे मिलता है, ट्रिप्सिन भी हमें अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा है। लैक्टेज कहाँ पे मिल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो है ये भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो नर्व्स में पाया जाता है। ये सारे वो एंजाइम है, हमारे बॉडी के अंदर तो हजारों तरीके की चीजें मिलती हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी पूछी गई हैं, इसीलिए आपके एग्जाम्स में भी आ रही है बार बार, तो उसको मैंने समराइज किया है इस चार्ट में। हेलिकेज ये क्या करता है, ये एंजाइम अनरेवल्स डीएनए, डीएनए का जो कॉइल स्ट्रक्चर रहता है उसको अनरेवल करता है। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस डीएनए, तो ये सारे आप यहां से पढ़ सकते हैं। ये वाला चार्ट जो है ये भी एनसीईआरटी का है, इसको भी आप लर्न करेंगे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बारे में पूछा गया था, कौन सा एंजाइम क्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 केमिस्ट्री, साइंस एनसीईआरटी, मतलब बेसिकली अलग से केमिस्ट्री नहीं है वहां पे, तो साइंस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मिल्क जो है वो पुअर सोर्स किसका है, विटामिन सी का पुअर सोर्स है। ऐसा नहीं है कि मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं है, मिल्क के अंदर विटामिन सी है बट बहुत ही थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है। तो मिल्क जो है पुअर सोर्स है किस चीज का, विटामिन सी का। तो ये जो है इसको बस मैंने आंसर लिख के छोड़ दिया है, आपको पूछा गया था जो हमारा टेस्ट सीरीज का फर्स्ट लेक्चर था, ये जो हमारा क्वेश्चन सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बहुत सारे चार्ट्स दिए हैं जिसमें कि मैंने अलग अलग विटामिन प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से हमको मिलते हैं, क्या क्या फंक्शन है वो आपको दिया है। तो पार्ट 1 भी आप जरूर से देख लीजिए। फिर हमने बात किया, नेक्स्ट क्वेश्चन था हाई विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है ये पूछा गया है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए विस्कोसिटी क्या होती है। अब इसमें तो आपको पता चल गया विस्कोसिटी आप सभी को पता होगा, हनी की सबसे ज्यादा है ना, तो वो ही उसका आंसर है। विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी इज ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, मतलब कि वो फ्लूइड जो है ना वो अपनी ही शेप को मेंटेन करना चाहता है, जिस शेप में वो है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। फ्लो नहीं करेगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है, वो फ्लूइड होगा लेकिन वो फ्लो करने से मना कर देता है। तो इसमें क्या पूछा गया था, वाटर है, एयर है, ब्लड है, हनी है। ब्लड की वाटर से ज्यादा होगी ऑब्वियस ही बात है, लेकिन हनी की उससे भी ज्यादा है, तो विस्कोसिटी क्या होती है ये कंसेप्ट इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनिक न्यूक्लियोइड। एक दे दिया इसमें इन्होंने ये बना के, जब मैं आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही हूं तो मैंने अच्छे से बताया ये जो है ये क्या है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये है एटॉमिक नंबर, और ये जो लिखा हुआ है ये है एटॉमिक मास। ये मैंने आपको बताया। एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर ये एटम है तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, न्यूट्रॉन्स रहते हैं और प्रोटॉन्स रहते हैं, और बाहर कौन चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैंने आपको बार बार बताया है। तो इसमें प्रोटॉन्स का नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ, ये एटॉमिक मास क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब ये वाला। तो न्यूट्रॉन का नंबर भी दिया गया है। फिर मैंने आपको बताया था क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर ये नंबर प्रोटॉन का नंबर है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही नंबर होगा। इन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है, तो न्यूट्रॉन्स कौन होंगे, इसमें से आप माइनस कर दो, 242 में से आप 94 को माइनस कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ये हमने एटम का जो स्ट्रक्चर है क्लास 9, 8, 9 से शुरू हो जाता है, 9, 10, 11, 12 हमने पढ़ा है, उसमें आपको ये सवाल बहुत अच्छे से तरीके से, बेसिक्स है ये, बहुत ही बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, बहुत ही बेसिक्स ऑफ साइंस है ये, क्लास 8 में भी आ गया होगा, 7, 8 में भी, कि एटॉमिक नंबर से आपको, एटॉमिक नंबर अगर आप जानते हैं और एटॉमिक मास भी जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट के बारे में इससे हम जानते हैं। सो ये जो था पार्ट 3 था क्वेश्चन आंसर सीरीज का। आई होप आपको ये क्वेश्चंस को करके बहुत मजा आया होगा, क्योंकि मैंने मजा आने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको लर्न तभी होता है जब आपको कोई ना कोई टॉपिक को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाते हैं। तो ये जो चैप्टर था, ये जो लेक्चर था, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया,
जो कि बिहार पीसीएस में पूछे गए थे। तो पार्ट 4 में भी हम इसी तरीके से क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। आई होप आपको इसके एक्सप्लेनेशन जरूर समझ में आएंगे। एक्सप्लेनेशन को आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आई विल अपलोड दिस PDF इन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।